हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे भी चैनल पे प्लेटफॉर्म के बुक से डेली एक टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराया जा चुका है, जिसमें हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। वॉल्यूम 1 में टोटल जो 24 टेस्ट सीरीज था उसका डिस्कशन हमारे चैनल पे डाला गया है। तो जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और ये हम लोग जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं, ये वॉल्यूम 2 का आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 का डिस्कशन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ फैक्ट बताया जाता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखो। जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है या आगे आपसे कहीं ना कहीं वो जरूर क्वेश्चन आएगा, तो उस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। और डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च में या फरवरी लास्ट तक हर एक हाल में हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। जितना आप लोग टेस्ट सीरीज मारिएगा उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा और तैयारी क्या होगा, बहुत परफेक्ट होगा। चलिए, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। ये वॉल्यूम 2 का है टेस्ट सीरीज 4। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2024 का है जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो फ्रांस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब को 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। 2034 में किसे सौंपी गई है फीफा वर्ल्ड कप की, तो 2034 में फीफा की सौंपी गई है सऊदी अरब को। अच्छा, 2024 में G20 की मेजबानी किसे सौंपी गई है, तो ब्राजील को सौंपी गई है। ब्राजील को क्या सौंपी गई है, तो G20 की मेजबानी सौंपी गई है 2024 की। और कतर को 2030 में और सऊदी अरब को 2034 को एशियाई खेल की मेजबानी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया। तो फैराडे पदक से किसे सम्मानित किया गया, तो आरोग्य स्वामी पलराज को। ऑप्शन नंबर डी। इन्हें अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक फैराडे पदक से सम्मानित किया गया, तो आरोग्य स्वामी पलराज को। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति को किससे सम्मानित किया गया है, तो गोल्डन इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो कौन मनाया, तो कोरिया मनाया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सार्क का जो फुल फॉर्म क्या है, सार्क को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो SARC। इसका क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना कब हुआ था, सार्क की स्थापना अगर पूछे तो सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो सार्क की स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। अच्छा, इसके सदस्य देश कौन कौन से, पहले भी इस सेट में आया हुआ है। इसका सदस्य देश कौन कौन सा है, तो इसका सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य ने 1994 में के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्र ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड जीता, तो कौन जीता है, तो महाराष्ट्र जीता। ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र ने 2023 में राष्ट्रीय खेलों में अपना जो टोक्यो ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता था, तो 80 स्वर्ण पदक जीता था।
69 रजत पदक जीता था और 79 कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है, ऑप्शन नंबर बी। मैकमोहन रेखा किसको किसको विभाजित करती है? तो भारत और चीन को विभाजित करती है। रेड क्लिफ लाइन किसको किसको करती है? तो भारत और पाकिस्तान को करती है। 38वीं समानांतर रेखा किसको किसको करती है? अगले वाला सेट में ही आया हुआ था। 38वीं जो समानांतर रेखा है किसको किसको करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को करती है। अच्छा, 49वीं जो समानांतर रेखा ये किसको करती है? तो ये अमेरिका और कनाडा को करती है। मेन रहीम रेखा किसको किसको करती है? तो रूस और फिनलैंड को करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉरबिडन सिटी कहाँ कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन जो सिटी है ये कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, फॉरबिडन सिटी लहासा को कहा जाता है। फॉरबिडन सिटी किसे कहा जाता है? तो फॉरबिडन सिटी है ये लहासा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लहासा को कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो एडन एबरडीन है स्कॉटलैंड में, उसे कहा जाता है। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। स्वर्णिम पोगोंडो का देश किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। इंटरनल सिटी या होली सिटी किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित हैं। तो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः किससे संबंधित है? तो रॉकेट छोड़ने के लिए पनडुब्बियों के अनुदान से, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट छोड़ने के लिए पनडुब्बियों के अनुसंधान से, ऑप्शन नंबर ए। दूरसंचार और मौसम संबंधी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है और प्रक्षेपणों का जो निर्माण है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, व्यास सम्मान की शुरुआत पूछे कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? तो व्यास सम्मान की शुरुआत हुआ था 1991 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान किसे मिला है? अगर ये 23 के लिए व्यास सम्मान पूछे तो ये पहले भी आया हुआ है सेट में। किसे मिला है? तो ये पुष्पा भारती को मिला है। किसे मिला है? तो पुष्पा भारती को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मान बुकर पुरस्कार कॉमनवेल्थ देश तथा आइलैंड के नागरिकों के द्वारा लिखे गए अंग्रेजी भाषा के लेखकों को दिया जाता है। 2008 में अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। सलमान रुश्दी को मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो 1981 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पोर्टो नॉर्वो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो पोर्टो जो नॉर्वो है ये किसकी राजधानी है? तो बेनिन की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। लाइबेरिया किसकी राजधानी है? तो लाइबेरिया है ये मोनोवेडिया की राजधानी है। अंगोला किसकी राजधानी है? तो अंगोला जो है ये लुआंडा की राजधानी है। लिबिजी की राजधानी कहाँ है? तो लिबिजी की राजधानी त्रिपोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो किसे माना गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत माना गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से
351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा का वर्णन कितना से कितना तक किया गया है? तो 343 से राजभाषा का जो वर्णन है ये कितना से किया गया है? तो 343 से अनुच्छेद 351 तक किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 43.63% से अधिक लोग द्वारा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द poverty of politics economy, हाउ इंडियन इकोनॉमी एवोर्डेन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। स्तंभ 1 का मिलान करना है। इसमें ICAR केंद्रीय शुष्क बागवान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कटक में स्थित है। ICAR भारतीय बागवान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तो ये 1 2 3 4 कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च ICAR का प्रथम दक्षिण एशियाई केंद्र कहाँ स्थित है? तो बनारस में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था की स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। इसमें हम लोग आगे आते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना में भारत में डैश के भीतर की समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो किसे नहीं की जाती है? तो निर्जातीय, ऑप्शन नंबर ए। निर्जातीय की क्या है? पहचान नहीं की जाती है। जनगणना का जो कार्य है ये जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है और भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। अनुच्छेद कितना के तहत ये संघ सूची का विषय है? तो 246 के तहत ये संघ सूची का विषय है। संविधान के 7वीं अनुसूची में इसे 69वें क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। और 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक हैं WC फेयर सर्विस, ऑप्शन नंबर सी। द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक 1971 में लिखा गया था। इनके द्वारा पुस्तक जो है ये कब लिखा गया था? तो 1971 में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये महाभारत में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, महाभारत जो है ये प्राचीन, इसका नाम क्या है? तो जय संहिता है। और महाभारत जो है वो क्या है? महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वेद व्यास के द्वारा किया गया था। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। महाभारत में 1 लाख श्लोकों का संग्रह है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? तो सत्र संहिता भी कहा जाता है। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वंशराज को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 के द्वारा प्रदान की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूछा है भारत का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये 1871 में प्रदान की गई थी, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, बसराज संकट के समय बिना विधायी परिषद के अनुमति के ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जो 6 माह के लिए क्या होगा, वैध होगा। अच्छा, 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 1853 के चार्टर के अंतर्गत 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद बनाया गया था, और 1919 का जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था, इसके द्वारा क्या किया गया था, तो मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व तथा मतदान की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो किसने प्रस्तुत किया था, तो वासुकी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे है, तो बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बनारस घराना जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। बनारस घराना किससे संबंधित है, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी और उनकी पुत्री जयतीमाला इसी घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजातियों में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है, तो वह जनजाति है भील जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्यतः राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाया जाता है, और राजस्थान के आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीना का प्रथम स्थान है। और मीना जो है अपनी जो ये उत्पत्ति है, ये विष्णु के अवतार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो मृत ज्वालामुखी कौन से है, तो माउंट पोपा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, माउंट पोपा कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इटली में स्थित है। स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी जो है ये भूमध्य सागर को इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थित है, तो खांजेनंद जोंग, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसे कंचाजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कुल 8 जैविक मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत का पहला जो जैविक मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। कौन सा भारत का पहला जो जैविक आरक्षण क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यात को सम्मान करना पड़ता है, तो किससे की जाती है, तो विदेशी बाजारों में लोचदार मांग को, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जब किसी देश की मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के तुलना में आधिकारिक तौर पर मूल्यह्रास कर दिया जाता है, तो अवमूल्यन कहलाता है। और अवमूल्यन में क्या होता है, तो घरेलू मांग में तेजी आती है। अवमूल्यन के दौरान निर्यात सस्ता और विदेशी खरीदार अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। अवमूल्यन से निर्यात क्षेत्र में रोजगार सृजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने के तहत किया जाता है, ये बहुत बार आया होगा क्वेश्चन में, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, वित्त आयोग एक क्या है, अर्धन्यायिक संविधान निकाय है। वित्त आयोग की सिफारिश की प्रवृत्ति
सलाहकारी होती है और इसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। और वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसे दोनों सदनों में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, तो वक्तव्य किससे संबंधित है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। ये उपयुक्त कथन है। जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के जो लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता में कहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे समाजवादी धारा से अधिक प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। नील आयोग या इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू ए सीटन कार। ऑप्शन नंबर डी। डब्ल्यू ए सीटन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो नील आयोग का जो गठन किया गया था यह 1860 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसका सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सही सम्मिलित किसका नहीं है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में सही है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में सही है। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1930 दिया। जबकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। तो इसमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को एनी बेसेंट ने कहा यह भारतीय स्वतंत्रता का सबसे गहरा धक्का है, साथ ही एक यह मूर्खतापूर्वक कार्य है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, 1 वर्ष में स्वराज तथा अंग्रेजी सरकार शैतान। ये असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था, तो असहयोग आंदोलन जो था ये चौरा चौरी घटना के बाद वापस ले लिया गया था। चौरा चौरी घटना कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसे 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया गया था, तो वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, स्तंभवन से सही का मिलान करना है। तो बसंत ऋतु जो है ये बसंत ऋतु कब रहता है, तो चैत और बैसाख में रहता है। ये 1 का 1 हो जाएगा। ग्रीष्म जो ऋतु है ये ग्रीष्म ऋतु का काल क्या है, तो ग्रीष्म जो है ये जेठ से आषाढ़ तक होता है। ऑप्शन नंबर 4 में चल जाएगा। वर्षा ऋतु कब से कब तक है, तो सावन से भादो तक है, 3 चला जाएगा। शरद ऋतु कब है, तो अश्विनी से कार्तिक तक है। इसमें कौन हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 46 नंबर क्वेश्चन है, जीके जीएस का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। भारत में दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है, तो कितने दिनों में पूरी करनी होती है, तो 180 दिनों में पूरी करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए, तो कितने वर्ष तक करनी चाहिए, तो 10 वर्ष तक करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो 28 जनवरी कब हुआ था, तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य की जनसंख्या
डिवाइड किया जाएगा किसे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, फिर डिवाइड किया जाएगा भाई 1000 से। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं, तो संसद के दोनों सदस्य होते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जब ये विधानसभा का चुनाव हो तब यहाँ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुल वैध मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त करना होता है। अच्छा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल कितना में दिया गया है, तो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। निर्वाचक मंडल के बारे में किसके दिया गया है, तो अनुच्छेद 54 में दिया गया है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है, तो निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों का क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन था, तो हुइन फू सी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये होया आंदोलन है, ये उपनिवेशवाद विरोधी था। जो ये आंदोलन कहाँ हुआ था, तो वियतनाम में हुआ था, 1939 में हुआ था। अच्छा, एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है, तो एशिया के मरीज के नाम से चीन को जाना जाता है। पिछले वाला भी सेट में आया था। अच्छा, तुर्की के मरीज के रूप में किसे, यूरोप का मरीज का किसे कहते हैं, तो यूरोप का मरीज हम लोग तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, तो कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, तो 5 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसे कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें सत्य कथन कौन सा, तो भारत का जो शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है, सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है, ये भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नागरिक लिपि से हुई है, ये भी सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ये क्या है, गलत है। सत्य को चुनना है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कुटिल लिपि जो है ये गुप्त लिपि का क्या है, परिवर्तित रूप माना जाता है और इसे हम लोग न्यूनकोणीय लिपि या सीधी मार्तिका लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि अधिकांशतः भारतीय लिपि की जननी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो किसमें की गई है, तो अनुच्छेद 350 को में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सी। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 तक किससे संबंधित है, तो ये राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा किससे संबंधित है। अनुच्छेद 349 है, ये भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने की विशेष प्रक्रिया है। और
अनुच्छेद जो 351 है, ये हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है, तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायती राज जो है, ये पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में एक अभिन्न अंग है, ये सही है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1900 पर नहीं, यही क्या है, गलत है। यह त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ा हुआ, ये सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। अच्छा, भारत में जो पंचायती ग्रामीण व्यवस्था युगों में एक अभिन्न अंग है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये इसमें 15 अगस्त दिया हुआ कितना से था, तो ये 24 अप्रैल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये 15 अगस्त की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, तो योजना अवकाश का अवधि क्या से क्या था, तो 1976 से 1969, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई, और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से आरंभ हुआ था, तो 1 अप्रैल 1969 से आरंभ हुआ था। और इसी अवधि के बीच 3 साल का क्या बोला जाता है, तो ये योजना अवकाश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, ये सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। तो कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। अच्छा, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया। तो अंग्रेजों ने असम से किससे हड़प लिया था, तो यानडुगा की संधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यानडुगा की जो संधि है, प्रथम आलम बर्मा युद्ध में बर्मा की हार के बाद लॉर्ड एमहर्स्ट की कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नीति इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, ये सही है। यह एक पूर्णकालिक, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये क्या है, गलत है। इसमें क्या होते हैं, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका गठन जो है ये जनवरी 2015 में किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, तो ये एक इसके पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात में किस जिले में स्थित है, तो ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये गांधी जी ने ये कब स्टार्ट किया था, जो नमक आंदोलन है ये कब स्टार्ट किया था, तो ये 12 मार्च, कब स्टार्ट किए थे ये, तो ये 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायी थे इनके साथ, तो इनके साथ इनके टोटल 78 अनुयायी थे। 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर की दूरी पे दांडी पहुंचे। और ये 24 दिनों की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी गांव पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 76 जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीके जीएस का। यहाँ से फिर स्टार्ट होगा आपका ये लगभग 91 से। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है, तो उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है, तो भूरा रंग संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा के उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवान उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास के उत्पादन से संबंधित है। और सारा जो भी आपको क्रांति याद होगा उसको भी आप लोग लिख के और कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सहरील पुल क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो बोगी बिल ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, असम के डिब्रूगढ़ शहर असम में डिब्रूगढ़ शहर के पास जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनी बोगीबिल की लंबाई कुल कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ है? तो केरल में है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितना है? तो 17/1000 है। अच्छा, भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल है। और भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है? तो केरल का है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने द्वारा करा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। सीरी के किले का निर्माण या सीरी दुर्ग का निर्माण इसने कब करवाया था? तो 1303 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। भारत में वन नीति 1992 का संशोधन कब किया गया? तो इसका संशोधन कब किया गया था? तो 1988 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, भारत के राष्ट्रीय वन नीति 2052 के अनुसार देश के 1/3 भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए और 1952 के राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करने हो तो 1988 में एक विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान जो है ये P2 है, तो ये क्या होगा? जो P1 होगा ये P2 होगा, ये 2P1 = P2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, पृष्ठीय तनाव के कारण ही द्रव बूंदों का क्या होता है? तो गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो हाइड्रोजन जो है ये समूह 1 और समूह 17 से ये मेल खाता है, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के परमाणु में एक प्रोटॉन तथा कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन जो क्या होता है? गैसीय प्रवृत्ति में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए किसे प्रयोग किया जा सकता है? तो केवल संधारिता का, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, संधारित्र के द्वारा ऊर्जा को संग्रह करने की आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। अच्छा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये थोलेफाइट है। थोलोफाइट, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, थोलाफाइट जो समूह के पादपों का शरीर जो होता है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक की
समस्थानिक आइसोटॉप किसमें भिन्न होते हैं? तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होती है? तो भिन्न होती है। अच्छा, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है? तो समान रहती है और समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो हाइड्रोजन के जो है ये 3 समस्थानिक हैं, 1 × 2, और ये भारी गैस का हाइड्रोजन। यहाँ पे सबका परमाणु क्रमांक क्या है? सब सेम है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान है ये क्या है? अलग अलग है। चलिए, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? तो पोलोनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये फाइलेरिया की वाहक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फाइलेरिया रोग है जो फाइलेरिया ब्राइनकोफाइट नामक कृमि से होता है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो हाथी पांव भी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वो डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। तो किसमें विभाजित हो जाती है? तो ये कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम लोग शिरा कहते हैं और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम लोग धमनी कहते हैं। अच्छा, और जो नसों वे वाहिकाएं हैं जो शरीर के सभी हिस्सों के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कर्क रोग जो है ये कैंसर से संबंधित है और कैंसर के जीन को हम लोग क्या कहते हैं? कि उनको जीन कहते हैं। कैंसर के जीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें हड्डियों की संख्या 29 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियों की संख्या होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अच्छा, बाल अवस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या 300 होती है। अच्छा, शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में सिर में कुल हड्डियों की जो संख्या है 18 जो इसमें कितना होती है? तो 8 जो होती है कपाल के ऊपरी भाग में होती है, 14 जो होती है वो फेस में चेहरा में होता है, 6 जो होता है वो कान में होता है, 1 होता है गले की हड्डी में होती है। अच्छा, पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किस में सल्क होते हैं? तो सल्क किसमें होते हैं? तो ये पीसीज और सरीसृप दोनों में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जो ये पीसीज या सरीसृप है ये सुरक्षा के लिए उनकी त्वचा पर क्या करते हैं? तो कठोर सुरक्षात्मक सल्क बना लेते हैं। अनेक मछलियों के शरीर की बाहरी सल्क सतह जो होती है स्लूकों से क्या होती है? तो ढकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर क्वेश्चन है किसका? तो रीजनिंग का हम लोग डायरेक्ट आते हैं, फिर जीके जीएस के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक ताप के संबंध में निम्नलिखित कथन में दिए गए हैं तो इनमें से पूछा कौन सा कथन सही है? वैश्विक तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के पूर्व कर्म औद्योगिक काल में देखी गई पृथ्वी की सतह पर दीर्घकालिक तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाली ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। तो ये क्या है? ये सही है। और वैश्विक तापमान जो है वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन के कारण बनती है जो जो क्या कहते हैं व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर देते। दोनों सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो हृदय रोग के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। में पीएच मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर की जो पीएच रेंज होती है वो 7.37 से 35 से लेकर 7.45 तक होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.22 से लेकर 2.4 तक होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान 2.8 से लेकर और 3.8 तक होता है। टमाटर जूस का पीएच मान कितना होता है? तो 4 से लेके 4.4 तक होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान है 7.3 से लेके 7.5 तक होता है। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से लेके 7.5 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, डायनोमो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। सोलर सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। सितार का उपयोग किसके किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। माइक्रोफोन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? तो आप इसे किस समूह में पाते हैं? तो समूह 18 में पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम है। और सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? तो रेनॉन है, आरएन जिसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? तो वर्ष 2014 में भारत को पोलियो बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यह एक संक्रामक रोग है जो एक ऐसे वायरस से उत्पन्न होता है जो गले और आंत में रहते हैं। और पोलियो का पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जोनास सेल के द्वारा विकसित किया गया था। और पोलियो वैक्सीन का निर्माण कब हुआ था? तो पोलियो के वैक्सीन का निर्माण 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति डैश की दिशा में होती है। तो किस दिशा में होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर डी। जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और यही धारा प्रेरित धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इसमें पशु हार्मोन कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन क्या है? तो एक पशु हार्मोन है। इंसुलिन जो है मानव के शरीर में अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती है। और इंसुलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बेटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। रकाम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीकी संभव हुई। तो ये कब संभव हुई थी? तो डीएनए अंगुली मुद्रण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। और डीएनए से हत्या, बलात्कार, चोरी, लूट जैसे अपराधों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? तो आप रिप्लाई का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जीमेल जो है इंटरफेस न्यूनतम और सुव्यवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। कुनौन जो है ये कुनौन से कौन सा रोग होता है? तो ये कुनौन से मलेरिया होता है 1 का। 4 क्रोसिन से, ये क्रोसिन किसकी दवा है? तो कोनून जो है ये मलेरिया की दवा है। क्रोसिन किसकी दवा है? तो क्रोसिन ज्वार की दवा है, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, एविल किसकी दवा है? तो एविल जो है ये एलर्जी की दवा है, ऑप्शन नंबर
तीन का तीन ही हो जाएगा, और कंपोज किसका है तो निद्रा का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभव तापमान है तो कितना है तो -273.115 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसे हम लोग केल्विन में क्या कहते हैं तो इसे परम शून्य ताप, इसे या केल्विन पैमाने पे इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो 0 केल्विन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 नंबर क्वेश्चन है, द्विधारी संख्या 111 निरूपित करती है। तो ये किसे निरूपित करती है तो 7 को निरूपित करती है। इसको कैसे निकाला जाता है तो द्विधारी संख्या निकालना है 111 को, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 111, इसमें हम लोग इसमें 1 है, 1 के बाद यहाँ पे 10, इसके बाद कितना 0 है, इसको छोड़ दे 1 को, तो इसके बाद 2 है, तो इसके पावर पे हम लोग कितना रखेंगे तो इससे यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं, सॉरी 10 लिखेंगे गलती से, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 के पावर यहाँ पे बाद में इस 2 के आगे कितना 1 है तो 1 है, तो इसके माथे पे हम लोग 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ 1 है, इसके बाद में कुछ नहीं है तो 2 के पावर हम लोग क्या रखेंगे 0 लिखेंगे। मीन्स ये जितना इसमें संख्या रहेगा एक अंक के बाद वाला उस सभी को लिखेंगे हम लोग पावर में, और लास्ट वाले पे हम लोग क्या रखेंगे तो 0 रखेंगे, लास्ट वाले तक हम लोग लिखना है, महत्तम से लेके 0 तक लिखना है। तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है तो केवलर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, बेकलाइट जो है, बेकलाइट क्या है तो एकलक, फिलोन और फॉर्मल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है तो ध्वनि जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अच्छा, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, और यांत्रिक रंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं किससे बनी होती है तो सभी विद्युत चुंबकीय है ये फोटोन से बनी होती है। तो चलिए 75 क्वेश्चन का जीके जी इसका श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और एक टेस्ट सीरीज डेली मारिए। हम हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि आप लोग एक टेस्ट सीरीज डेली मारिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड